हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, यानी कि एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसकी क्या अर्थ है, क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा, इसकी विशेषता तथा इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और क्रियात्मक अनुसंधान तथा मूल अनुसंधान में क्या अंतर होता है, वो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। ओके, चलिए देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि इसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये एक्शन प्लस रिसर्च से मिलकर बना है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि रिसर्च यानी कि अनुसंधान क्या होता है, इस पे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। इस वाले वीडियो में हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, जो कि अनुसंधान का एक प्रकार है। इस पे भी हमने चर्चा कर लिया है अपने पिछले लेक्चर में। अनुसंधान और उसके क्या अर्थ है, अनुसंधान की परिभाषा और अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से थे, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अनुसंधान के प्रकार थे, पहला था हमारा मूलभूत या मौलिक अनुसंधान, दूसरा अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक अनुसंधान, और ये क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो तीसरा हमारा अनुसंधान का प्रकार है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो अनुसंधान का एक प्रकार है। ठीक है, तो इस पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है ऑलरेडी। तो अब हम क्रियात्मक अनुसंधान पे चर्चा करते हैं, क्योंकि इस पे हमारा फाइल बनाया जाता है। बीएड में हमारा एक्शन रिसर्च का एक फ़ाइल बनता है, जिस पे हम अगले लेक्चर में अपने डिस्कस करने वाले हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का फ़ाइल हमें कैसे बनाना है, कैसे उसे लिखना है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इसका थ्योरी पोर्शन। सबसे पहले देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का संप्रत्यय अपेक्षाकृत नवीन है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान यानी कि इसे हम व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं। अनुप्रयुक्त अनुसंधान के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति का या शोधार्थी यानी कि जो शोध करता है अपनी दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान में उनका लाभ नहीं उठा पाते। स्थानीय स्तर पर तात्कालिक समस्या का समाधान वैज्ञानिक ढंग से नवीन प्रकार की अनुसंधान प्रक्रिया का प्रादुर्भाव है। ठीक है, या इसका खोज हुआ था। प्रादुर्भाव यानी कि खोज हुआ, तथा इसे ही क्रियात्मक अनुसंधान का नाम दिया गया। ठीक है, अनुसंधान जो होता है वो ये क्रियात्मक अनुसंधान एक नवीन संप्रत्यय यानी कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम विद्यालय या जो विद्यालय विशेष यानी कि कक्षा हमारे विषय से और हमारे विद्यालय में जो भी जब हम इंटर्नशिप पे जाते हैं छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक, तो वहाँ पर जो हमें तात्कालिक समस्या मिलता है उसके निवारण के लिए हम जो तात्कालिक अनुसंधान समस्या के निवारण के लिए करते हैं वो हमारा एक्शन रिसर्च होता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान होता है, जो कि 1 माह का जिसमें समय लेते हैं हम। 1 माह का समय इसका होता है, अवधि इसकी अगर पूछे तो 1 माह होती है। आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत को इसका स्रोत माना जाता है 1917 ईस्वी में। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे कि 1917 ईस्वी में कुर्ट लेविन, ये नाम और जो सन है इसे हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ने अपने अधिगम के क्षेत्र के सिद्धांत में इस संबंध में संकेत किया था। अब ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि कुर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है वह अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के संबंध में इसका संकेत दिया था। तो ये अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसका है, इसे भी हम ध्यान में रखेंगे, किसका है, कुर्ट लेविन का। ठीक है, तथा 1926 ईस्वी में बकिंघम ने शिक्षा के क्षेत्र में बकिंघम इसका सफलतापूर्वक सर्वप्रथम इन्होंने बकिंघम ने प्रयोग किया। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिपादित करने तथा आगे बढ़ाने में वास्तविक जो श्रेय है वह स्टीफन एम कोरे को जाता है। ठीक है, इसीलिए स्टीफन एम कोरे को हम क्रियात्मक अनुसंधान का जनक भी कहते हैं या मानते हैं। तो जो है कुर्ट लेविन ने अपने अधिगम के क्षेत्र के सिद्धांत में इस संबंध में संकेत किया, तथा बकिंघम ने अपने शिक्षा के क्षेत्र में इसका सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया। और इसके पिता कौन है, स्टीफन एम कोरे इसके फादर यानी कि जनक कहे जाते हैं। आगे देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कार्यरत कर्मियों के द्वारा अपनी समस्याओं का स्वयं अध्ययन करके उनका समाधान प्रस्तुत करना एवं प्राप्त परिणामों का क्रियान्वयन करना है। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता जो होता है वह निरपेक्ष न रहकर समस्त परिस्थिति का एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में मौजूद रहता है। वह समस्त जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उसमें एक सक्रिय एक्टिव प्रतिभागी के रूप में मौजूद रहता है। और अनुसंधान की इस विधि का व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन जो हुआ वह कोलंबिया विश्वविद्यालय के टीचर्स कॉलेज के प्रोफेसर एम कोरे
एस.एम. कोरे मतलब कि स्टीफन एम कोरे द्वारा किया गया। अभी हमने इसको ऊपर समझा, ठीक है। यद्यपि इस प्रकार की विधा का प्रयोग सर्वप्रथम शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन एवं तत्काल समस्या के लिए किया था। शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन एवं तत्काल समस्या के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय के टीचर्स कॉलेज के प्रोफेसर थे स्टीफन एम कोरे, उन्होंने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, परंतु आज यह एक जन आंदोलन का स्वरूप ले लिया है एवं इसका प्रयोग प्रशासन, प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सेना, बैंक, उद्योग, अर्थशास्त्र आदि अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान और उसका इतिहास। क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास हमने अभी तक जाना और उसका क्या अर्थ है उसे हमने जाना, वो किस लिए प्रयोग होता है, किस लिए, कब उसका प्रयोग किया गया था, किस क्षेत्र में कब किया गया था, उसे अभी तक हमने जाना। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएँ, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर परिभाषाएँ पूछी जाती है, इसीलिए परिभाषाओं को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसे हम नहीं छोड़ सकते, इसे स्किप नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो हम परिभाषा देखते हैं वो स्टीफन एम कोरे का ही देखते हैं, जो कि क्रियात्मक अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। देखते हैं इसमें, अभ्यासकर्ता द्वारा अपने निर्णयों व क्रियाओं का निर्देशन, संशोधन व मूल्यांकन की दृष्टि से अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया को अनेक व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ये किसने कहा है, ये परिभाषा किसने दिया है, स्टीफन एम कोरे के द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं दूसरा परिभाषा जो है वह लुईस कोहन एवं लॉरेंस मैनियन के अनुसार। देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है, क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक जगत के क्रियाकलापों में एक लघु स्तरीय, यहाँ पर देखते हैं लघु स्तरीय हस्तक्षेप एवं उस हस्तक्षेप के प्रभावों का निकट से परीक्षण करना है। ये कहा है लुईस कोहन एवं लॉरेंस मैनियन ने। तथा जॉन डब्ल्यू वेस्ट एवं जेम्स वी कॉन ने क्या कहा है वो देखते हैं एक बार। इन्होंने कहा है, क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित रहता है, न कि सिद्धांत के विकास पर या अनुप्रयोग के सामान्यीकरण पर। यह स्थानीय परिस्थिति में यहाँ व अब मौजूद समस्या पर जोर देता है। इसे हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ व अब मौजूद समस्या पर जोर देता है। इसके परिणामों का मूल्यांकन सार्वभौमिक वैधता के रूप में न करके स्थानीय उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है। ये कहा है जॉन डब्ल्यू वेस्ट एवं जेम्स वी कॉन ने। ये इम्पॉर्टेंट हमारा है परिभाषा, इसे हम एक बार रिवीजन कर लेंगे, इसे हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कोटेशन होता है या परिभाषा जो होती है हमारी, वो एग्ज़ाम में देकर पूछता है ये किसके द्वारा कही गई परिभाषा है। तो इसे हम जब ध्यान में रखे रहेंगे, समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी हम सही ऑप्शन पे टिक भी करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएँ हेडिंग लिखेंगे, इसको पॉइंट में लिखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वह है, क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक परिस्थिति तक अनुसंधान कार्य है। दूसरा, इसकी प्रकृति अन्य अनुसंधानों की तुलना में अपेक्षाकृत कम औपचारिक एवं लचीली होती है। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी ये सारी बातें समझ रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार उसे जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके पीछे हमने इस पर ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, ठीक है। अनुसंधान, जो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यमान परिस्थिति में सुधार लाना होता है। फोर्थ पॉइंट, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए चयनित की जाने वाली समस्या का स्वरूप स्पष्ट तथा स्थूल होता है, ठीक है। तथा क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या के प्रत्याशित परिणाम के रूप में परिकल्पना की रचना की जाती है, ठीक है, जिसे क्रियात्मक परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना क्या होता है, जो हमारा परिकल्पना होता है वह होता है हमारी जो भी समस्या है उसका संभावित समाधान होता है। जब हम कोई भी समस्या हमारे सामने प्रकट होती है या समस्या कोई भी होती है हमारे सामने, तो उसके जो समाधान होते हैं उसके कई प्रकार के समाधान, कई तरह के, इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, इसे हम सेकेंड ऑप्शन के तरह से भी इसका हम समाधान कर सकते हैं। कई समाधान हमारे माइंड में चलती रहती है, ठीक है। परिकल्पनाएं कई प्रकार की चलती रहती है, तो हमारा परिकल्पना संभावित समस्या का जो होता है वह समाधान होता है, ठीक है। अगर कोई पूछता है परिकल्पना क्या होता है तो हम ऐसे बता सकते हैं। छठा पॉइंट हमारा है, क्रियात्मक अनुसंधान के अभिकल्प में लचीलापन रहता है। इसे भी हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था। क्रियात्मक अनुसंधान का जो होता है अभिकल्प में लचीलापन होता है, तथा क्रियात्मक अनुसंधान की अवधि, व्यय तथा श्रम अपेक्षाकृत कम होता है। इसे अभी हमने ऊपर ही बताया था आपको कि इसकी अवधि कम होती है, इसमें श्रम जो होता है और धन भी अपेक्षाकृत कम ही खर्च होता है। ओके, आठवां पॉइंट हमारा है,
क्रियात्मक अनुसंधान की मूल प्रवृत्ति स्व मूल्यांकन की होती है। ठीक है। 9वां पॉइंट, इसके परिणाम औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं कराए जाते बल्कि समरूप व सहयोगी संस्थाओं के अभ्यासकर्ताओं में संचारित किए जाते हैं। तथा आखिरी पॉइंट है हमारा, इसके परिणाम संस्था के उन्नयन तथा अभ्यासकर्ता की क्षमता में अभिवृद्धि करने में सहायक होते हैं। ये थे हमारे क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। अब हम देखेंगे हमारे क्रियात्मक अनुसंधान एवं मूल यानी कि मौलिक अनुसंधान में क्या अंतर होते हैं, इस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। इसको भी हमने पिछले वीडियो में समझ रखा है, क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान यानी कि मूल या मूलभूत अनुसंधान जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या मूलभूत अंतर होता है, इसमें हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर आप जाकर उसे देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर एक बार हम शॉर्ट में एक बार इसे देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो हमारा एक अनुसंधान का प्रकार है। मौलिक अनुसंधान भी एक अनुसंधान का प्रकार है। हमने 3 प्रकार के अनुसंधान के 3 प्रकार के बारे में आपको बता रखा है। पहला जो हमारा है वह है मूल अनुसंधान, दूसरा अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक अनुसंधान और तीसरा क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये हमारा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान एवं मौलिक अनुसंधान में अंतर स्पष्ट करिए या बताइए। तो इसीलिए हम इस पर एक बार शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान का 2 बॉक्स बनाएंगे अंतर स्पष्ट करने के लिए। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। मौलिक अनुसंधान नए तथ्यों एवं सत्यों की खोज करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। ये हमने ऑलरेडी समझ रखा है, कई बार आपसे बताया मैंने अभी, ये हमने समझ रखा है, इसीलिए इस पर हम शॉर्ट में ही चर्चा करेंगे। आप उसे एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, समस्या का रूप संकुचित होता है तथा कक्षा विषय तथा विद्यालय तक सीमित होता है और समस्या का जो होता है वह व्यवहारिक रूप होता है। और मौलिक अनुसंधान में समस्या का रूप अधिक व्यापक होता है और मौलिक होता है और इसका स्वरूप जो होता है वह सैद्धांतिक होता है। तथा जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का होता है वह समस्या का बाह्य मूल्यांकन नहीं होता है और मौलिक अनुसंधान में समस्या का बाह्य मूल्यांकन आवश्यक होता है। और आखिरी पॉइंट इसमें हम देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा जो होती है वह लचीली होती है। अभी हमने ऊपर ही इसकी विशेषताओं में ही स्पष्ट कर रखा है। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है और मौलिक अनुसंधान की रूपरेखा लचीली नहीं होती है, शोधकर्ता को इसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान जो भी हम इंटर्नशिप पे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक जाते हैं वह स्वयं करते हैं, एक्शन रिसर्च स्वयं करते हैं। जो विद्यालय में या कक्षा में या विषय से संबंधित जो भी समस्या होती है उसका कारण ढूंढते हैं, समस्या ढूंढते हैं, फिर कारण ढूंढते हैं। ठीक है। और उसके बाद उस पर शोध कार्य करते हैं, अपना क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। तो इसमें हमें कुछ विशेष, हम शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत ही क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं क्योंकि इसकी फाइल तो हमारी शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत ही बीएड के बनती है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत ही हम करते हैं। तो इसमें हमें कोई विशेष यानी शोधकर्ता तो हम ही होते हैं, तो इसमें हमें कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है और मौलिक अनुसंधान में होती है। ठीक है। तो ये हमारा मूलभूत अंतर है क्रियात्मक अनुसंधान एवं मौलिक अनुसंधान में। अब हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य इसको देखते हैं, इसको भी हम पॉइंट में ही लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा स्थिति में प्रगति, सुधार एवं परिवर्तन करना। दूसरा, विद्यालय के रूढ़िवादी तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त करके जनतंत्रीय भावना का विकास करना। तीसरा, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक एवं अन्य कार्यकर्ताओं वैज्ञानिक द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा पॉइंट है हमारा, छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का अध्ययन करके शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं सुधार करना। पांचवा, रोचक एवं उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास करना। छठा पॉइंट है, शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य सामाजिक या अन्य कारणों से आई विसंगतियों को दूर करना। सातवां पॉइंट है, छात्रों के निष्पत्ति स्तर एवं आकांक्षा स्तर में वृद्धि करना तथा छात्रों की किशोर अपराध, पिछड़ापन तथा अनुशासनहीनता आदि समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना। और आखिरी पॉइंट है हमारा जो क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के अंतर्गत, वह है विद्यालय के प्रशासकों एवं प्रबंधकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव देना। ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान की इतिहास के बारे में हमने जाना, इसकी क्या अर्थ है, क्या इसकी परिभाषाएं दी गई हैं इसके जनक के द्वारा, यानी कि इसके जनक कौन है, स्टीफन एम कोरे। इसको सबसे पहले किसने अपने किस सिद्धांत में दिया, कुटलेविन ने 1917 में, तथा बकिंगम ने शिक्षा के क्षेत्र में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया और
कोलंबिया विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम किसने किया, इसके जनक कौन है, इसकी इतिहास क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, किसने कौन सी परिभाषा दी है, क्रियात्मक अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं, क्रियात्मक अनुसंधान मूल अनुसंधान में क्या अंतर है तथा क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, इन सभी पर आज हमने चर्चा किया। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।